वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी पहले लेक्चर में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पोर्शन मैंने बताया था, ऐसे ही आज मैं आपको रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताने चल रहा हूं और आप सभी लोग ध्यान से उन टॉपिकों को स्पेशली रिवाइज करेंगे। और जिस टॉपिक को मैं बताने चल रहा हूं, प्यारे बच्चों, मैं जानबूझ करके इसलिए बता रहा हूं कि अभी समय है, 8 तारीख को एग्ज़ाम है और आपको ये सारी बातें याद आ जाएं और अपनी नोट्स पे पलट करके दोबारा पढ़ लीजिए और आप अच्छा से अच्छा पेपर करिए। इस कारण से मैं आपको दोबारा अभी ये नए जो लेक्चर डाल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, इनमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा और इसी कारण से भी बता रहा हूँ, लाभ लेने के लिए, यानी आपको लाभ मिले। तो सबसे पहले बेटा, जब भी चैप्टर रिवाइज करना तो एक बात ध्यान में रखना कि सबसे जो भी चैप्टर है पहले से रासायनिक बलगतिकी है, तो रासायनिक बलगतिकी का जो है वो आना चाहिए, इसकी परिभाषा आनी चाहिए। रासायनिक बलगतिकी भले ही नहीं पूछा जाता है लेकिन आना चाहिए। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की दरों एवं दरों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें एवं दरों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अभिक्रिया की औसत दर किसे कहते हैं। उसमें प्रश्न पूछा गया है, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर से क्या समझते हो। क्या पूछा गया है? अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया के वेग या दर से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो एकांक समय, जैसे मान लो मैं लालगंज से चला रायबरेली जाना चाह रहा हूँ और जब लालगंज से चला और मैं आगे बढ़ा तो कुछ मेरी गाड़ी की स्पीड और होगी, फिर जहाँ फ्री मिलेगा यानी रास्ता साफ होगा वहाँ स्पीड कुछ ज़्यादा होगी। तो जो कम ज़्यादा स्पीड है उनको सबको जोड़ लो कि हम इतने चले जो भी है, तो यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी मैंने तय किया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये बस उसमें निकालना है। तो हम लोग कहेंगे इसकी परिभाषा एकांक समय में अभिकारक, यानी अभिक्रिया हो रही तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। बच्चों, यहीं पे एक छोटी सी बात और आपसे पूछी जाती है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग क्या है। बच्चों, हम आपको बता दें, जब मैं गाड़ी से जा रहा था और अचानक मैंने अपनी गाड़ी का मीटर देखा कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूँ, तो इसका मतलब उस क्षण जब मैंने देखा था कि मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, तो तत्क्षण एक विशेष समय में था, तो किसी निश्चित समय टी पर अभिक्रिया का वेग जो है तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, और इससे आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी परिभाषा मैंने आपको नोट कराया है कि अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय टी पर अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसी क्रम में एक जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है वो इसी में पूछा जाता है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। आपके पास नोट है, जो भी सांद्रता है, ताप है, जो उत्प्रेरक हैं, इनको सबको पढ़ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा गया, अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण किसे कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट इक्वेशन है वो क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि जो है रेट इक्वेशन या रेट लॉ किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं है, ऐसी समीकरणें, वह समीकरण जो अभिक्रिया की दर
और सांद्रता के मध्य में यानी अभिकारकों की सांद्रता के मध्य में संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपसे पूछा अब दरें आपने पढ़ा होगा, जैसे दर समीकरण, दर बराबर के अभिकारक a टू द पावर 0 या दर इज इक्वल टू के एक्टिव मास a टू द पावर 1 इंटू एक्टिव मास b टू द पावर 1, ऐसा कुछ सब पढ़ा होगा। ये सब बेटा यही जो है दर समीकरणें हैं और इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। हम ये भी अच्छी तरह से बता दें, ये जो दर समीकरण हैं ये प्रयोगों पर आधारित हैं। बड़ी बड़ी लैबों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा इन समीकरणों का निर्धारण किया जाता है। हम आप निर्धारण नहीं कर सकते हैं और ऐसे सामान्य समीकरण हैं जो बना लेते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविकता में रासायनिक समीकरण को देख करके उनकी दरों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई, दर हो गई। और हम आपको बताते चले इसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट है। आज जब आपने दर समीकरण पढ़ लिया, शून्य कोट, प्रथम कोट, और एक यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से क्या समझते हो? बहुत पूछा गया है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और इसका व्यंजक जो है निरूपित करने के लिए आता है कि इसका व्यंजक बताइए, व्यंजक कैसे, कहाँ, कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसानी से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो अभिकारक ए से उत्पाद बन रहा है, ऐसे सामान जल्दी से बताता हूँ चूँकि अब समय नहीं, अब आप रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पे दर बराबर होगा के एक्टिव मा, यहाँ अच्छा एक सेकंड, जैसे मान लो अभिकारक ए से उत्पाद बना, तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो इसकी सांद्रता a है तो इसकी 0 है। जब t बराबर समय t हो गया तो यहाँ पे x उत्पाद बना तो बचा a माइनस एक्स। तो अभिक्रिया की दर जो प्रोपोर्शनल होगी a माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगी। और इसी तरह दर इज इक्वल टू के, जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इस एक स्थिरांक आएगा a माइनस एक्स। बेटा इसे ही ये जो k आया है इसे ही हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जो है अपना रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है अभिक्रिया की कोट के बारे में। क्या पूछा जा सकता है? अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अभिक्रिया की कोट से क्या समझते हो? बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता पद की घात है वह उस अभिक्रिया की कोट कहलाती है। इसकी परिभाषा आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ये परिभाषा आपको रटनी है। ठीक है, और अभिक्रिया की कोट आप बहुत भली भांति पढ़े हैं। कौन कौन से कोट हैं? शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, यहाँ तक हम लोग सब पढ़ते हैं। और हैं चतुर्थ, पंचम। तो यहाँ हमको शून्य कोट, प्रथम कोट हम आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस पर है, सिलेबस में है। आपको शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में बताना है कि वे अभिक्रियाएं जिनकी दरें अभिकारक की सांद्रता पद के शून्य घात पर निर्भर करती हैं, वे शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनकी दरें अभिकारक की सांद्रता पद की प्रथम घात पर निर्भर करती हैं, प्रथम कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो शून्य कोट, प्रथम कोट, इस तरह। इसमें एक छोटा सा प्रश्न और अच्छा आता है, हम आपको बता दें, इनके उदाहरण पढ़ लीजिएगा। दर स्थिरांक की इकाई के बारे में आता है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कैसे मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि दर बराबर के, और यहाँ सांद्रण लिखना, इसकी घात अब लिखना। अगर शून्य कोट की हो तो 0 लिखना, प्रथम कोट की हो तो 1 लिखना, द्वितीय कोट की हो तो 2 लिखना। ऐसे यहाँ सब लिखा जाएगा। और यहाँ होता है दर बराबर, यहाँ भी तो दर यानी सांद्रण बटे समय, तो दर बराबर सांद्रण बटे समय और बराबर के और सांद्रण की घात, मान लो शून्य कोट की तो 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा? के ये यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आएगा भाग करेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो लेस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो लेस,
तो यहाँ सांद्रण पद की घात 1 ऑलवेज है, कितनी है 1। तो इस तरह से हम लोग सांद्रण की यानी के की इकाई निकाल लेंगे। अब देखो बनेगा क्या, जरा देखिएगा, ये निकलेगा के इज इक्वल टू सांद्रण की घात 1 माइनस, अगर 0 है तो 0 इंटू समय की घात, चूँकि ये नीचे आया हमने उसको बराबर कर लिया है तो इसका मतलब ये इन्वर्स हो जाएगा। और इस तरह से इसकी आप वो निकाल लेंगे, आप क्या कहते हैं उसको। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरह से ज़रा मैं और बता दूँ, ज़रा क्लियर कर दूँ आपको सांद्रण निकालने के लिए कि यहाँ चूँकि अभी कन्फर्म नहीं है, यहाँ हम n रख लेंगे। क्या रख लेंगे, n रख लेंगे, n-0। ठीक है, n-0 का है 1 माइनस n रख देंगे। ठीक है, गुड। अब बिल्कुल आपका निकल के आ जाएगा 1 माइनस n इंटू समय की घात -1। ठीक है, और इस तरह से आप शून्य कोट, प्रथम कोट और उनके जो है के की वैल्यू सूत्र याद रखेंगे। शून्य कोट के लिए, शून्य कोट के लिए k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और प्रथम कोट के लिए जो है k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग a अपान a माइनस एक्स बेस 10। ये फार्मूला आप याद रखेंगे और ये फार्मूला, दोनों से ही सारे सवाल लगेंगे, इसमें आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। और इसी क्रम में जो k इज इक्वल टू इतना दिया है, यहाँ k इज इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ का भी फार्मूला होता, टी हाफ को इधर ले आओगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के हो जाएगा एक ये फार्मूला। ये दो फार्मूले से न्यूमेरिकल आपके बहुत लगेंगे। और इसके अलावा जो है मुझे लगता है अब आपको इसमें, हाँ एक प्रश्न बहुत पूछा गया है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इसे ज़रा बेटा मेहनत से पढ़ लेना। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में, आणविकता में अंतर, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है अब आपके पास कुछ बचा, एक प्रश्न बचा हुआ है, हम बता दें आपको अच्छी तरह से। अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धांत, यानी उसे हम लोग टक्कर सिद्धांत पढ़ाए हैं। अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत, तो आप बेटा टक्कर सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। जब टक्कर सिद्धांत पढ़ोगे तो दो छोटी छोटी बातें आ जाएंगी, और वो क्या आपको जानना पड़ेगा, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा। यहाँ दो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ। सक्रियण ऊर्जा, ये प्रश्न आया है, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा, इन पे कई बार लिखने को आया है। और ये प्रश्न आपसे टिप्पणी में पूछे जा सकते हैं, और जो है टिप्पणी के आधार पर, मतलब टिप्पणी के हिसाब से जो है आप टिप्पणी जितना लिखना रहता है, कहने का मतलब शब्दों के अनुसार, कि जैसे हमको 50 शब्द में देना है, 60 शब्द में उत्तर देना है, तो अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। और इस तरह से एक और चीज़ पूछी गई है, आर्हेनियस समीकरण ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अब तक पूछी गई, कई बार मैंने देखा है, k बराबर है e टू दी पावर माइनस ई ए अपान आर टी, k बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा, k बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपान आर टी। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जो है आर्हेनियस समीकरण है, और जो सही हो उसको टिक कर दीजिएगा। बस यहीं तक आपका एक चैप्टर है। इतना अगर आपकी प्रिपरेशन है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप चैप्टर में लगभग छूटेगा नहीं। एक सामान्य बच्चा जो है वो लिख लेगा, जो टॉपर है वो तो और बहुत सी चीज़ें पढ़ा होगा, कि जो है दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक K1 K2 भी कैलकुलेट करेगा। लेकिन आप सामान्य बच्चे हैं तो मैं जानता हूं कि इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इससे अधिक की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही भ्रमित होने की आवश्यकता है। बच्चों अब फिर मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी लेकर के आ रहा हूं आपके लिए वैद्युत रसायन। ऐसे चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, और आपसे बस यही कहना है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दें, अपने दोस्तों से बताएं कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके वर्तमान में अभी 2025 की परीक्षा में लाभ ले सकते हैं, और कुछ नई चीज़ें पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, जय हिंद।